अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जर्मन नॉवेलिस्ट फ्रांज कैफका के नॉवल द ट्रायल को डिस्कस करेंगे। द ट्रायल पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ 1925 में, यानी कि द ट्रायल फ्रांज कैफका की डेथ के बाद पब्लिश हुआ। ये नॉवल एब्सर्डिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एलिनेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड पावर एंड अथॉरिटी जैसे थीम्स पर बेस्ड है। इस नॉवल के अंदर फ्रांज कफ्का ने जुडिशल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है और नॉवेलिस्ट ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक पावरलेस सोसाइटी को जस्टिस के लिए सफ़र करना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें फ्रांज कफ्का की, तो फ्रांज कफ्का was born on 3rd July 1883 and died on 3rd June 1924. He was a German novelist and short story writer. फ्रांज कफ्का 20th सेंचुरी के एक फेमस लिटरेरी फिगर थे। उनकी राइटिंग्स को रियलिज्म से काफ़ी दूर माना जाता है। उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर एलिनेशन, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, गिल्ट एंड एब्सर्डिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया है। उनके फेमस वर्क्स में द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल, द कैसल, ये उनके फेमस वर्क्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं द ट्रायल का इंट्रोडक्शन। The Trial is a novel written by Franz Kafka in 1914 and 1915 and published posthumously on 26 April 1925. The Trial फ्रांस कफ्का का एक फेमस नॉवल है जिसके अंदर उन्होंने एक यंग मैन जोसेफ के की स्टोरी के थ्रू जुडिशियल सिस्टम की करप्शन को हाईलाइट किया है। फ्रांस कफ्का डोस्टोयेव्स्की के क्राइम एंड पनिशमेंट एंड द ब्रदर्स कैराबेजोव से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। उसके बाद द ट्रायल को उन्होंने वर्ल्ड वार वन के टाइम पीरियड में लिखा था। तो इस नॉवल के की फैक्ट्स को देख लेते हैं। ऑथर इसके हैं फ्रांज कैफका, जो एक जर्मन नॉवलिस्ट हैं। लैंग्वेज इसकी जर्मन थी। ये नॉवल जर्मन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुई, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। जब ये नॉवल लिखा गया उस वक्त वर्ल्ड वार वन का टाइम पीरियड था। इस नॉवल के अंदर राइटर ने बहुत से सिंबल्स को यूज़ करके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कोर्ट को सिंबलाइज किए हुए, ओप्रेसिव और डीह्यूमनाइजेशन, जो डीह्यूमनाइजिंग सिस्टम है उसके लिए। द ट्रायल एक अनफिनिश्ड वर्क है जिसकी एंडिंग जो है वो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। जब हम लोग समरी को पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से अनफिनिश्ड एंडिंग है। द ट्रायल बेसिकली एक एब्सर्ड नॉवल है। फ्रांस कफ्का एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स जैसे कि एल्बर्ट कैम्यू वगैरह से इंस्पायर थे, इसीलिए उन्होंने इस नॉवल के अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। ये थे इस नॉवल के कुछ की फैक्ट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉवल के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास है जोसेफ के का, जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल हैं। ये एक यंग सक्सेसफुल बैंकर हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है और इनका ट्रायल होता है। इनको पूरे नॉवल के अंदर नहीं बताया जाता है कि इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं। वो स्ट्रगल करते हैं लीगल सिस्टम के साथ अपने चार्जेस के अगेंस्ट। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है फ्रॉलिन ब्रस्टर का। ये एक यंग वुमेन है जो उसी बोर्डिंग हाउस में रहती हैं जिसके अंदर जोसेफ के रहते हैं। इनका एक रोमांटिक रिलेशन बताया हुआ है जोसेफ के साथ। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास हैर हल्ट का है, जो कि जोसेफ के लॉयर हैं जिनको जोसेफ के अपने केस के लिए असाइन करते हैं। ये एक एसेंट्रिक कैरेक्टर है जिसका नॉवल के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास इंस्पेक्टर हेस्लर का है, जो कि जोसेफ के को इंटेरोगेट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास टेटोरलाई का है। ये एक पेंटर है जो कोर्ट के अंदर काम करता है। नॉवल के अंदर जोसेफ के टेटोरलाई से मिलता है और उससे कुछ एडवाइस लेता है अपने केस से रिलेटेड। ये थे इस नॉवल की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जो हम लोग समरी के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस नॉवल की समरी। इस नॉवल की स्टोरी स्टार्ट होती है जोसेफ कैसे, जो एक बैंक के अंदर चीफ कैशियर हैं। जोसेफ के की 30th बर्थडे है। अब जोसेफ के की 30th बर्थडे के दिन उसके घर दो पुलिसमैन आते हैं, विलियम एंड फ्रांस, और वो जोसेफ के को बताते हैं कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है। जोसेफ के इनको देखकर शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि इसने कोई क्राइम किया ही नहीं, फिर इसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। वो पुलिस से पूछता है लेकिन उनको भी नहीं पता होता इस बारे में। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है, वो ये नहीं जानते कि तुम्हारा क्राइम क्या है।
वो पुलिसमैन जोसेफ के को सीनियर इंस्पेक्टर के पास ले जाते हैं, जो इसको इंटेरोगेट करता है। वहाँ पर जोसेफ के दोबारा से उनसे अपने चार्जेस के बारे में पूछता है, क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ इंस्पेक्टर उसको बताता है कि अब उसका ट्रायल स्टार्ट होगा और उसके लिए उसको कोर्ट आना पड़ेगा और उस ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर इसको कहता है कि तुम्हें इम्प्रिज़न नहीं किया जा रहा, तुम नॉर्मल अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजार सकते हो, तुम अपनी जॉब पर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें हर वीक कोर्ट जाना होगा। ये बताकर वो पुलिसमैन वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। जोसेफ के जो है वो फ्रॉलिन ब्रसनर से के पास जाता है उसके रूम में, और उससे इस सारे मामले के बारे में बताता है। फ्रोलिन उसी बोर्डिंग हाउस में रहती है जहाँ पर जोसेफ के रह रहा है, और इनके दरमियान एक रोमांटिक रिलेशन है। अब फ्रोलिन से मिलने के बाद वो वापस अपने रूम चला जाता है। उसके बाद बताए कि संडे है, वो दिन है जब जोसेफ को कोर्ट में पेश होना है। अब ये इंस्पेक्टर के बताए हुए एड्रेस पर अपनी हियरिंग के लिए चला जाता है। जब ये कोर्ट पहुंचता है तो वहाँ बहुत अजीब सी बिल्डिंग होती है, जो कोर्ट बिल्कुल कोर्ट रूम नहीं लगता, कुछ फ्लैट से बने हुए होते हैं। वहाँ पहुंचकर ये काफ़ी कंफ्यूज होता है, उसे मालूम नहीं होता कि कोर्ट रूम एग्जैक्टली कहाँ पर है। जब ये उस बिल्डिंग में इंटर होता है, वहाँ पर एक वॉशर वूमेन होती है जो इसकी हेल्प करती हैं कोर्ट रूम को ढूंढने के लिए। जब वो पहुँचते हैं, उसे कोर्ट रूम मिलता है तो वहाँ पे बहुत छोटा-सा रूम होता है जहाँ पे इसे काफ़ी सफोकेशन होती है। अब कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट और बहुत से लोग जोसेफ के पहुँचने से पहले से मौजूद होते हैं। मजिस्ट्रेट इसे लेट आने के बारे में पूछता है, लेकिन जोसेफ के काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है जिसकी वज़ह से इसका बिहेवियर ठीक नहीं होता और ये वहाँ से कोर्ट को छोड़कर चला जाता है, जिस पर मजिस्ट्रेट इसे कहता है कि इससे इस बिहेवियर पर इसे गिल्टी भी करार दिया जा सकता है। ये जब कोर्ट पहुँचता होता है, वहाँ पे ये सबको ऑब्ज़र्व जब करता है तो इसे लगता है कि कोर्ट के अंदर कोई भी सीरियस नहीं है, कोई भी अपना काम सीरियस होके नहीं कर रहा। अब जब ये कोर्ट छोड़ के जाता है या वहाँ से अपने अंकल कार्ल के पास जाता है और कार्ल को अपने ट्रायल के बारे में बताता है। कार्ल भी ये सुनकर काफ़ी वरिड हो जाता है, और अब कार्ल जो है वो जोसेफ के को एडवाइस करता है कि उसे अपने लिए एक लॉयर हायर करना चाहिए। अब कार्ल इसको एक ओल्ड मैन, एक लॉयर होता है हेयर हॉल्ट के पास, उसके पास ले जाता है, और ये जोसेफ के उसको अपने केस के लिए हायर कर लेता है। वहाँ ये हर्ल्ड से अपने केस से रिलेटेड डिस्कशन करता है। अब जोसेफ अपने केस को लेकर इतना ज़्यादा परेशान होता है कि इससे बाकी कोई भी काम नहीं हो पा रहा होता, और ना ही इसके केस के अंदर कोई प्रोग्रेस हो रही होती है। उसे लगता है कि उसका जो लॉयर हर्ल्ड है वो इसके केस को लेकर सीरियस नहीं है। अब जोसेफ जिस बैंक के अंदर काम करता है, वहाँ पर एक क्लाइंट होता है जो इसको कहता है कि वो एक पेंटर को जानता है जो इसकी हेल्प कर सकता है। इस पेंटर का नाम होता है टिटोरेलाई। अब जोसेफ उस क्लाइंट के साथ इसके साथ में इस बंदे से मिलने के लिए चला जाता है। ये जब उस पेंटर से मिलता है तो उसको अपनी सिचुएशन, अपने चार्जेस, अपने केस के बारे में बताता है, और वो इसको काफ़ी गाइड करता है। इसके साथ-साथ वो इसको बताता है कि इस तरह के चार्जेस में अक्सर यहाँ कोर्ट में ऐसा होता है कि हियरिंग और डिसीजंस वगैरह को डिले करते रहते हैं। उसे बताता है कि इसे अपना केस बहुत इंटरेस्ट लेकर बहुत मेहनत से लड़ना होगा, वरना इसके इसके केस के साथ भी इसी तरह हो जाएगा। अब जोसेफ को अपने जो लॉयर हैं हर्ल्ड, उस पर काफ़ी गुस्सा होता है। ये डायरेक्ट वहाँ से जाता है हर्ल्ड से मिलने के लिए। वहाँ पर वो एक मर्चेंट से मिलता है, उस मर्चेंट का नाम होता है ब्लॉक। वो मर्चेंट भी हर्ल्ड का ही क्लाइंट होता है जिसका केस 5 साल से हर्ल्ड लड़ रहा होता है, और मर्चेंट इसे बताता है कि इतने अरसे में 5 साल में उसके केस के अंदर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। वो अपना सब कुछ बेच चुका है, अपनी प्रॉपर्टी तक सेल कर चुका है अपने केस के लिए। तो ये सुनकर जोसेफ के मज़ीद परेशान हो जाता है। वो कहता है कि वो हर्ल्ड को मार देगा, वो इस केस से हर्ल्ड को डिसमिस करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपना केस खुद लड़ेगा। अब इससे हर्ल्ड के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन जब इसकी बातचीत होती है तो ये बेहतर हो जाता है। उसके बाद ये दोबारा अपने काम पर जाता है। जब ये अपने बैंक में जाता है तो इसके ज़िम्मे काम लगाया जाता है। इसे कहा जाता है कि एक इटालियन क्लाइंट आएगा, जिसे जोसेफ उसे लेकर जो वहाँ का लोकल कैथेड्रल होगा वहाँ इसे जाना होगा। अब उस टाइम पर जोसेफ कैथेड्रल पहुँच जाता है, लेकिन वो इटालियन क्लाइंट नहीं आता।
और वहाँ पर जोसेफ चैपलिन से मिलता है और चैपलिन इसे बताता है कि जहाँ पर तुम्हारा केस चल रहा है मैं उसी प्रिजन का चैपलिन हूँ। और इसकी चैपलिन से काफ़ी बात होती है, वो उसे कहानी भी सुनाता है कि एक शख्स जो है वो कानून तक लॉ तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान जो है वो कुछ गार्ड्स वगैरह इसे रोक लेते हैं। इसके साथ-साथ वो इसे कहते हैं कि तुम्हारा केस भी अच्छा नहीं जा रहा, तुम भी इस केस के अंदर गिल्टी करार दिए जाओगे। जब वो जोसेफ इससे हेल्प माँगता है तो वो चैपलिन इनकार कर देता है इसकी हेल्प करने से भी। अब यहाँ पर बताए हुए कि अब जोसेफ की 31st बर्थडे है। अब फर्स्ट टाइम उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिसमैन उसकी 30th बर्थडे पे आए थे और अब उसकी 31st, यानी इस दौरान इसके केस को चले हुए 1 साल गुज़र चुका है। अब अभी तक इसको नहीं पता कि इसके ऊपर चार्जेस क्या हैं और इसके केस के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब ये अपनी 31st बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रेडी होता है और इसी दौरान 2 पुलिसमैन आ जाते हैं। वो इसको लेकर टाउन से बाहर चले जाते हैं। वो इसे एक अननोन प्लेस पर लेके जाते हैं। वहाँ ये जो वो एक उनमें से एक जो बंदा है वो अपनी नाइफ़ निकाल कर जोसेफ के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पर जोसेफ की डेथ हो जाती है। वो लोग जोसेफ का मर्डर कर लेते हैं और अपनी डेथ के वक़्त जोसेफ कहता होता है लाइक अ डॉग, अपनी लाइफ़ के बारे में ये कहता होता है और यहाँ लाइक अ डॉग पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब ये एक अनफिनिश्ड स्टोरी इस तरह से थी कि जोसेफ को पूरी स्टोरी के अंदर नहीं पता होता कि उसके ऊपर क्या चार्जेस थे, रीडर्स को नहीं पता कि जोसेफ के ऊपर क्या चार्जेस थे, उसका मर्डर क्यों हुआ, उसका मर्डर किस वजह से किया गया और किसने किया। अब अनफिनिश्ड स्टोरी होने के साथ-साथ इसके अंदर जो फ्रांस काफ्का हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस रेज़ किए हैं और इसके साथ-साथ उन्होंने लीगल सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि एक जो कॉमन मैन होता है उसके लिए जस्टिस तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है और उसे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है जस्टिस के लिए, कि जब वो पावरलेस पीपल जो हैं वो जस्टिस के लिए कोर्ट की तरफ जाते हैं तो ये जो लीगल सिस्टम है, जुडिशरी है, उन्हें रोकती है। जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही और जुडिशरी खुद ही करप्ट है। तो ये थी इस नॉवल की स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।